वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए। इंटरनेशनल डिस्कोर्स में अक्सर जम्मू कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट को एक इंडिजिनस अपराइजिंग या लोकल रेजिस्टेंस मूवमेंट के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अगर हिस्ट्री, सिक्योरिटी डाटा और ग्राउंड रियलिटीज को ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो एक डिफरेंट पिक्चर उभर कर सामने आती है। आज चिनारों के साए में हम इसी नैरेटिव को डिसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पिछले 3 दशकों में जो वायलेंस रीजन में देखने को मिला वो सिर्फ लोकल ग्रीवियंस का नतीजा नहीं था, बल्कि एक सस्टेन्ड क्रॉस बॉर्डर स्ट्रेटजी का हिस्सा था जो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेट किया गया। 17 साल मेरी उम्र थी। उन्होंने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जब They didn't tell us anything initially for 20 days. They made us roam in the jungles. We were extremely frightened as they were armed. तो फिर हमने एक दिन उनसे पूछा कि When we asked them, they told us, just stay with us for a few more days and you will find out. तो पता चल जाएगा। Finally, we reached our destination and we realized it was Muzaffarabad in Pakistan. कोई आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद है। फिर वहाँ पे बताया गया ये कि We were told that atrocities were being committed in Kashmir and that we were brought here to wage jihad against India. एमनेस्टी के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ाया गया। We were introduced to weapons training. The young guys are not going across. Whatever, they don't get much training. You know, they become militants, they last a couple of months and they are killed. That's, as I told you, because of the cordon is much tighter. In those days, the intelligence is much tighter. Intelligence had collapsed in 1990. Today, intelligence hasn't collapsed. It's very much there, and many of these guys that's why I said they get killed very fast. They may become insurgents, but they don't last out too long. फिल्ट्रेशन पहले सालों के मुकाबले में बहुत हद तक कंट्रोल में है, मगर फिर भी टाइम टू टाइम इस तरह के अटेम्प्ट्स किए जाते हैं कि दहशत गर्दों को सरहद पार से इस तरफ भेजा जाए। इस तरह के रजौरी पुंछ के खित्ते में कुछ एक अटेम्प्ट हुए जिनको फॉइल किया गया। कुपवाड़ा बारामूला के खित्ते में ऐसा हुआ जिसको नाकामयाब किया गया, और साथ ही साथ कुछ एक ऑपरेशंस के अंदर कुछ दहशतगर्द मारे भी गए। पाकिस्तान की एजेंसीज कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दहशतगर्दों को पोषण करें, मगर हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी ग्रिड पूरी तरह सतर्क है और अपना काम मजबूती से कर रही है। इसी के चलते बहुत सारे अटेम्प्ट्स इनके नाकाम किए गए हैं। इस स्ट्रेटजी की बुनियाद 1965 में रखी गई, जब ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए इन्फिल्ट्रेशंस को लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करवाकर कश्मीर में अपराइजिंग इग्नाइट करने की कोशिश की गई। प्लान फेल हुआ, लेकिन एक प्रॉक्सी वार डॉक्ट्रिन की बुनियाद वहीं से पड़ गई। देखो, बेसिकली ये था कि इन 1971 फीट के बाद पाकिस्तान रियलाइज्ड कन्वेंशनली वो दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू इंडिया। अब उनको ऑल्टरनेट मीन्स लेना था विच वाज टू बी अनकन्वेंशनल। इन दिस द ऑप्शन वाज टू एक्सप्लॉइट द लोकल टैलेंट। जैसे उनके यहाँ टेररिस्ट बहुत मिल जाते हैं एट वेरी लो कॉस्ट, यूज देम to involve the armed forces in counter-insurgency operations in J&K. इसमें the role of ISI was कि उनको train करेगा, उन groups को organize करेगा, उनको infiltrate करने में help करेगा, and the ISI will reap benefits by exploiting the local J&K youth to join militancy, as also exploit the local madrasas and the religious places of worship to project the Pakistani viewpoint. This strategy, which was generally termed as bleeding by 1,000 cuts, basically Zia-ul Haq who was pushing the strategy. So they were able to achieve an initial round of success. Ek baar the Indian army got rolling, RRs got raised, whole strategy started collapsing. Today, the locals joining militancy is zero. So the whole thing has collapsed. आजकल एक सवाल ये है कि क्या कश्मीर की मिलिटेंसी सचमुच एक प्योरली इंडिजिनस मूवमेंट थी या फिर एक एक्सटर्नली सस्टेन्ड कॉन्फ्लिक्ट था जिसे क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क के जरिए जिंदा रखा गया।
रिसेंट ईयर्स में सिक्योरिटी असेसमेंट ने एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड हाईलाइट किया है। जम्मू कश्मीर में लोकल रिक्रूटमेंट का ग्राफ डिक्लाइन होता जा रहा है। यह डेवलपमेंट एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक इंडिकेटर है। जब किसी इंसर्जेंसी में लोकल रिक्रूटमेंट कम हो जाता है तो नेचुरली उस मूवमेंट की सस्टेनेबिलिटी भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। लेकिन कश्मीर में लोकल रिक्रूटमेंट कम हो जाने के बावजूद भी वायलेंस कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका रीजन है क्रॉस बॉर्डर डिजाइन। पिछले कई सालों से जो आप देख रहे हैं वो बेसिकली इट इज लार्जली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, इट हैज नथिंग टू डू विद लोकल अपराइजिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उनका डीप स्टेट है उसका सर्वाइवल ही कश्मीर मुद्दे पर है और वो इसी चीज पर अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और उस पर स्ट्रैंगल होल्ड बना के रखते हैं। आज एक डिजिट में रिक्रूटमेंट लोकल रिक्रूटमेंट रह गई है। लार्जली जो भी इंसिडेंट टेररिज्म के हो रहे हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानी टेररिस्ट करते हैं। सारा लार्जली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं। जो पाकिस्तान के टट्टू थे यहाँ, जो हुर्रियत और उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट थे, खासकर जमात इस्लामी, उस पर बैन लगाया गया, उसको डेसिमेट किया गया। तो जो सेपरेटिज्म की फीलिंग करते थे, अच्छा जो लोग सरकार में बैठते थे उनको डिसमिस किया। इनको पैसे आने के जरिए भी बंद हुए हैं। तो इन सब चीजों का बहुत इफेक्ट हुआ। मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को इंडियन अथॉरिटीज अक्सर इस इकोसिस्टम का सेंट्रल कंपोनेंट बताते हैं। पाकिस्तान की एजेंसीज की कोशिश रहती है, खासतौर पे लश्कर और जैश जो है उसकी कमांड पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथ में रखी जाए ताकि पाकिस्तान की एजेंसियां अपने सीधा इशारे पर जहां पर तशद्दुद की कार्रवाइयों को अंजाम दें। दहशतगर्दी को तर्क करने का सिलसिला जो अभी चला है, दहशतगर्दों को पनाह ना देने का और उनको दूर रखने का जो सिलसिला चला है, इसके लिए सबसे पहले अवाम मुबारकबाद का हकदार है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग आने वाले वक्त में और भी कामयाबी इस ज़िम्मन में हासिल करेंगे। एनकाउंटर्स में न्यूट्रलाइज होने वाले मिलिटेंट्स में ज्यादातर फॉरेन मर्सनरीज भी शामिल रहे हैं और रिकवर्ड वेपन्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का ओरिजिन भी अक्सर क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन तक ट्रेस होता है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट सिंपल है। अगर रिक्रूटमेंट लोकल लेवल पर डिक्लाइन कर रहा है लेकिन वायलेंस कंटिन्यू कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि एक्सटर्नल सस्टेन्ड मैकेनिज्म एक्टिव है। इंडियन काउंटर टेरर पर्सपेक्टिव के मुताबिक कश्मीर मिलिटेंसी को सस्टेन कराने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड टेरर पाइपलाइन ऑपरेट करता है। इस पाइपलाइन के 3 कोर कंपोनेंट्स हैं: ट्रेनिंग, फंडिंग और इन्फिल्ट्रेशन। ट्रेनिंग फेज में मिलिटेंट्स को कैंप्स में मिलिटेंट स्टाइल प्रिपरेशन कराई जाती है। वेपन्स हैंडलिंग, एक्सप्लोसिव्स, नेविगेशन और गुरिल्ला टैक्टिक्स सिखाए जाते हैं ताकि वो डिफिकल्ट टेरेन में ऑपरेशन कंडक्ट कर सकें। यही कि हमारी 2018 में बर्फानी क्लास हुई। बर्फानी क्लास में हमें बर्फ़ों में रहना सिखाया कि बर्फ़ में रहना, चलना, सारा सामान हमारे पास वो बर्फानी का था, बर्फ़ों का। और उसके बाद GPS वायरलेस, इसकी हमें दोबारा से प्रैक्टिस करवाई और निशानाबाजी, फायर, ब्रस्ट फायर भी करवाई, आड़ में फायर करना भी सिखाया। ये 2 महीने हमारी जो मुजफ्फराबाद KFC में बर्फानी क्लास चली। Once the Pakistanis found a formula in Afghanistan, right. Weapons, training, so they understood this whole business. So now for Pakistan there's only one obsession, which is Kashmir. So the head of the ISI, General Akhtar Abdul Rahman, said कि अब जो है, now we will use this experience for Kashmir. So Pakistan is very much involved right from the outset. The first training camps of the Lashkar-e-Taiba were actually established in Kunar province of Afghanistan. You see, now the Lashkar-e-Taiba had nothing to do with the Afghan jihad. They used to claim that we are fighting Afghan jihad. They had exclusively to do with Kashmir. They were an exclusive ISI group created to fight in Kashmir. And the reason was plausible deniability. And then don't forget when the Americans bombed, when the cruise missiles were sent for Osama's camp,
The camp that was struck next to it was a Harkatul Mujahideen camp, exclusively for Kashmiris. दूसरा कंपोनेंट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मिलिटेंट नेटवर्क्स हिस्टोरिकली डिफरेंट फंडिंग चैनल्स पर रिलाई करते रहे हैं, डोनेशंस, शैडो चैरिटीज और खुफिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिनके जरिए रिक्रूटमेंट, लॉजिस्टिक्स और वेपन प्रोक्योरमेंट के लिए फंड्स अवेलेबल रहते हैं। लश्कर की ये जो तंजीम है FIF फलाह इंसानियत फाउंडेशन की, ये पीछे बैनर लगाते हैं, उस पर लिखा होता है कि बर्मा के मजलूम मुसलमान, कश्मीर के मजलूम मुसलमान, और ये FIF से ताउन करें। और ये मस्जिदों के बाहर लगे होते हैं और ये इनके जो कारकुन होते हैं FIF के, ये ताउन इकट्ठा करते हैं और अफ्तार बड़े बड़े जलसे होते हैं पाकिस्तान में, उधर से भी इनको फंडिंग आती है। और ये जो बड़े ताजर होते हैं पाकिस्तान में, ये भी इनको 8-8, 10-10 लाख रुपया देते हैं फंड, और इनको सऊदी अरब से भी फंड आता है। इस तरह ये FIF की तंजीम ये पैसा इकट्ठा करके सारा लश्कर को देती है, और लश्कर मुजफ्फराबाद कैंपों और सेक्टरों पर ये मुजाहिदों पर सारा खर्च करती है। तीसरा और सबसे क्रिटिकल स्टेज है इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। मिलिटेंट्स माउंटेनस रूट से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और अक्सर नाइट मूवमेंट्स या फिर टेरेन एडवांटेज को यूज करते हैं। इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का आर्गुमेंट है ये ऑर्गेनाइज्ड टेरर इकोसिस्टम ही वो फैक्टर है जो वायलेंस को सस्टेन कराता है, इवन व्हेन लोकल रिक्रूटमेंट डिक्लाइंस। लेकिन जम्मू कश्मीर की कहानी सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में ग्रेजुअली एक डिफरेंट टर्न भी इमर्ज हो रहा है, पब्लिक प्रेफरेंस फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। पिछले 30 साल से हम एक टर्माइल में गुजर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हर एक मुसलमान, हिंदू, सिख का, हर एक का यहाँ सब भाई हैं। ये कश्मीर एक ये गहवारा है मोहब्बत, खुलूस और प्यार का। सरकार को यहाँ के बच्चे का दिल जीतना है, वही सबसे बड़ी आज़ादी। हालात तो सुधर रहे हैं, हम भी तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर फूले फले, ये वही फिर से वही जन्नते बेनज़ीर बने। बच्चे को पता है क्या हालात है कश्मीर के अंदर। पिछले 10 साल में जो सेंटर ने एफर्ट लगाया कश्मीर के हालात ठीक करने में। लोकल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है। ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में वोटर टर्न ओवर ने यह सिग्नल दिया है कि ऑर्डिनरी सिटीजन गवर्नेंस और सिविक एंगेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे मसाइल भी हल हो चुके हैं, जैसे कि अब रेल भी कनेक्ट हुई है, जो मेन रोड से कनेक्ट करते हैं सिटीज वगैरह से, वो बहुत अच्छे बने हैं। इन 10 सालों में क्या हुआ कि प्रोजेक्ट्स पे काम हुए हैं। आप यहाँ पे देखिए टूरिज्म, यहाँ पर क्या है, सब कुछ बहुत अच्छी चल रहा है विद द एफर्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट हो चुके हैं, रोड्स बन चुके हैं, कुछ टनल्स बन चुके हैं, डिजिटलाइज हो गए बहुत सारी चीज़ें, कुछ ऐसे स्कीम्स आ गई जिनसे मतलब जैसे पेशेंट्स है, बाकी चीज़ें गरीब लोग हैं जिनको राहत मिल चुकी है। कश्मीर टुडे, द कश्मीरी टुडे is fed up of terrorism. It is the normal awam which is contributing to all the successes of security forces and intelligences. They want their roji roti, they want the tourists to come, they want happiness, they want their education system to be better, they want their health system to be better, they want better infrastructure, they want better schemes of the government to be implemented, especially in the far-flung areas. So it's the common Kashmiri who wants his Kashmiriyat ki bahali, who wants to sleep peacefully in the evening, roam around freely during daytime or during night. So it is the common Kashmiri who is the mainstay of counter-terrorist operations in Kashmir. Road connectivity, tourism revival, infrastructure development और economic opportunities ने भी रीजन के सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल डिस्कोर्स में कश्मीर को अक्सर सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट लेंस से देखा गया है, लेकिन ग्राउंड पर एक और रियलिटी भी एग्जिस्ट करती है। पीपल सीकिंग पीस, नॉर्मलसी एंड प्रोग्रेस। इसलिए नैरेटिव रिक्लेम करना जरूरी है, वायलेंस की स्टोरी को समझना भी जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि पब्लिक विल को एक्नॉलेज किया जाए।
क्योंकि आखिर में कश्मीर का फ्यूचर सिर्फ जियोपॉलिटिक्स से नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस से डिफाइन होता है। वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए